बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको इकनॉमिक्स की फ़र्स्ट ईयर की क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से आपकी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है, जिसके लिए मैं आपको डिटेल से क्लास में गाइड कर चुकी हूँ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो तलब के हवाले से है। हम लोग चैप्टर नंबर 4 कवर कर रहे थे। तलब की पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि तलब की लचक की पैमाइश किस तरह से की जा सकती है। मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया कि तलब की लचक की पैमाइश के 3 तरीके हैं, जैसा कि आपको सामने भी दिख रहा है। एक है, पहला तरीका है कुल खर्च का तरीका, सेकंड है फ़ीसद या फ्लक्स का तरीका, और थर्ड है बज़रिया फार्मूला। इसमें से जो पहले तकरीबन ये इन तीनों तरीक़ों के बारे में हमने क्लास में लेक्चर कंडक्ट कराया था, लेकिन यहाँ पे जो तीसरा है बज़रिया फार्मूला, इसमें मज़ीद 2 कॉन्सेप्ट थे, मैं इनको क्लियर कराना चाहूँगी। कुल खर्च का तरीका हमने ये देखा था कि कीमत के कम होने पर जब तलब बढ़ती है, इकाई के बराबर तलब की लचक उस वक्त होती है कि जब आपके कुल अखराजात एक जैसे रहें, और जब कुल अखराजात और कीमत के दरमियान नेगेटिव ताल्लुक़ पाया जाए तो लचक इकाई से ज़्यादा होगी, जबकि कीमत और कुल खर्च के दरमियान अगर पॉजिटिव रिलेशन पाया जाए तो तलब की लचक क्या होगी, इकाई से कम। फिर हमने ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं कि जो तलब की लचक है वो सिफ़र कैसे होती है या तलब की लचक लामहदूद कैसे होती है। कुल खर्च के तरीके को हमने डिटेल से क्लास में डिस्कस किया। फ़ीसद के तरीके में मैंने आपको फार्मूला बताया था। इसका क्या फार्मूला था? इलास्टिसिटी बराबर है तलब में फ़ीसद तब्दीली बटा कीमत में फ़ीसद तब्दीली। ठीक है, ये आपको मालूम था। अगर दोनों में 10% तलब बदल गई और 10% ही आपकी कीमत चेंज होगी तो ये आंसर अंडरस्टूड है, आपका आंसर आएगा 1। तो तलब की लचक क्या होगी, इकाई के बराबर। अगर तलब में तब्दीली 20% होगी जबकि उसके बरक्स कीमत में तब्दीली वो ही 10% है, तो लचक आपकी क्या होगी, 2। ये क्या है, तलब की लचक इकाई से ज़्यादा। और इसी तरह अगर तलब में तब्दीली आई है 0.7% समथिंग, और जबकि आपकी कीमत में वही तब्दीली 10% है, तो लचक क्या होगी, 0.7, जो कि इकाई से कम है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो बात नोटिसेबल है कि ये 2 तरीके तो हम क्लास में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा कंसर्न है वो बज़रिया फार्मूला मैंने आपको एक जर्नल आपको लचक की मेजरमेंट का बताया था, लेकिन इसमें भी मज़ीद 2 इकसाम हैं। एक आपका होता है कोसी लचक का फार्मूला और दूसरा कौन सा होता है, नुक्ती लचक। अब कोसी लचक और नुक्ती लचक में क्या फ़र्क है? जब एक ख़त तलब के ऊपर 2 नकात के दरमियान वाज़े फ़र्क हो, ठीक है, तो उसको उस वक्त हम लगाएंगे कोसी लचक का फार्मूला। नुक्ती लचक का मतलब है कि जब आपके बिल्कुल बहुत ही माइनर डिफरेंसेस जब आपने निकालने हैं, बहुत ही मामूली कीमत में तब्दीली हो और उसी के बरक्स आपकी तलब में भी बहुत मामूली सी तब्दीली हो, तब आपकी ये नुक्ती लचक का फार्मूला अप्लाई होगा। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है कि लचक की पैमाइश बज़रिया ज्योमेट्री, ये भी मैं इंशाल्लाह आज आपको डिस्कस कराऊंगी। डिटेल में जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि तलब की लचक की पैमाइश बज़रिया फार्मूला कैसे करते हैं। पहला हमारा क्या टॉपिक है, कोसी लचक। कोसी लचक में ये मुराद है कि तलब में भी जो तब्दीली आएगी उसी के पेश नज़र जो कि आपकी कीमत की वजह से तलब में तब्दीली आएगी वो वाज़े तब्दीली होगी, 2 निकात में, वो बहुत मामूली तब्दीली नहीं होगी। तो उसके लिए हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, क्यू नॉट आपको हमेशा पता है, क्यू को हम मिकदार के लिए इस्तेमाल करते हैं, माइनस Q1 ओवर Q0 प्लस Q1, राइट, इंटू P0 माइनस P1, ये कीमत के लिए, और P0 प्लस P1, ये आपकी कीमत। ठीक हो गया। अब यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये है हमारी कोसी लचक का फार्मूला। Q0 आपकी, यहाँ पे मैं टेबल से हेल्प लेने जा रही हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो।
हमें पता है कि ये एक तरफ है कीमत, कीमत को हम किससे ज़ाहिर करते हैं P, और दूसरी तरफ क्या है तलब, तलब को हम किससे ज़ाहिर करते हैं Q। ठीक है, अब कीमत जब 10 थी तो उस वक्त तलब थी 5, कीमत जब कम होके 5 होगी तो अंडरस्टूड था कि डिमांड बढ़ के 20 पे चली गई। अब ये हमने मेजर करना है, आया ये लचक इकाई के बराबर है, इकाई से ज़्यादा है या इकाई से कम। तो अब इसी को, ये जो पहली कीमत होती है ये P0 है और दूसरी कीमत क्या है P1, और इसी तरह ये क्या है पहली मिकदार Q0 और दूसरी मिकदार क्या हो जाएगी Q1। अब मैं इसी सेम वैल्यूज़ को फार्मूले के अंदर पुट करूँगी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। पहले फार्मूले में क्या Q0 क्या है हमारा 5 और Q1 क्या है 20 ओवर 5 + 20, राइट। और इसी तरह ये मल्टीप्लाइड बाय P0 हमारा 10 - 5 और ओवर 10 + 5, ठीक हो गया। तो ये हम मेजर क्या करने जा रहे हैं कोसी लचक। 5 में से 20 डिडक्ट करें -15 और इसमें प्लस करेंगे तो ये 25 आएगा, इंटू 10 - 5 करेंगे तो क्या आएगा 5, 10 + 5 15। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे या अल्टीमेटली जो आंसर है मैं डायरेक्ट लिखने जा रही हूँ वो आएगा -1.8। ठीक है, अब ये माइनस साइन तो जब भी आप तलब की लचक निकालेंगे तो ये बात अंडरस्टूड है कि आपका माइनस साइन लाजमी आएगा, क्योंकि आपकी कीमत और तलब के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है नेगेटिव। हम ये जानते हैं कि ख़त तलब का झुकाव मनफी होता है, जिसकी वजह से हमारी ये लचक के साथ ये माइनस साइन तो आएगा, ये डेफिनेट है। आपने माइनस को इग्नोर करके बाकी वैल्यू देखनी है। अगर आपकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी तो हम कहते हैं कि ये लचक क्या है इकाई से ज़्यादा। यहाँ तक ये बात क्लियर होगी, ठीक है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा कंसर्न है वो क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट था नुक्ती लचक। पहले नुक्ती लचक का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी क्लियर करा चुकी हूँ, लेकिन मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ। नुक्ती लचक से मुराद है कि जब आपकी कीमत में तब्दीली भी बहुत माइनर सी हो, बहुत थोड़ी, और उसी की वजह से जो तलब में आने वाली तब्दीली है वो भी क्या होगी बहुत ही माइनर सी होगी। तो तब कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा नुक्ती लचक का। तो अब मैं ये फार्मूला यहाँ पे पुट करने जा रही हूँ, वो आपको पहले भी हम बता चुके, डेल्टा क्यू बटे क्यू, ठीक है, ओवर डेल्टा पी बटे पी। लेकिन जब इसको फार्मूले को हम प्रॉपर लिखते हैं ये होता है डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। अब यहाँ पे ये है हमारे पास ये नुक्ती लचक का फार्मूला है। हम इस बात को जानते हैं कि डेल्टा आपको क्या बताता है तब्दीली, ठीक है, क्योंकि कीमत में तब्दीली आनी है, उसी के पेश नज़र किस में आनी है तब्दीली तलब में। अब डेल्टा क्यू है आपकी तलब में तब्दीली बटे कीमत में तब्दीली इंटू पी क्या है कि ओरिजिनल कीमत इनिशियल जो पहली प्राइस, और क्यू क्या है इनिशियल या पहली मिकदार। अब इसको भी हम बाय फार्मूला कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपके सामने एक छोटा सा टेबल है जो मैं बनाने जा रही हूँ। कीमत क्या होती है, ये है पी, और तलब क्या होती है क्यू, ठीक है। आपकी कीमत थी 8.4, या आप कोई भी फिगर अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, ये जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैंने डिजिट लिया, और तलब क्या थी 4.0। कीमत में बहुत ही माइनर तब्दीली आई, यानी कीमत कम होगी 8.2, यानी थोड़ी सी गिर गई, तो तलब क्या होगी थोड़ी सी बढ़ गई 4.1, ठीक है। अब डेल्टा पी क्या है, 8.4 में से 8.2 माइनस करो तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। और डेल्टा क्यू आएगा 4 में से 4.1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.1। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। और ये है आपकी पी और ये आपकी क्या है क्यू। अब इसी सारी वैल्यूज़ को आपने फार्मूले के अंदर पुट करना है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी बटे क्यू। डेल्टा क्यू कितना है 0.1, डेल्टा पी कितना है 0.2, पहली कीमत है 8.4 और 4.0, ठीक है। इसको आपने क्या करना है सॉल्व करना है, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे माइनस में आएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका माइनस साइन लाजमी आएगा जब भी आप तलब की लचक को मेजर करोगे। तो इसको अल्टीमेटली कैलकुलेट करने के बाद जवाब आता है 1.05 या जो भी आएगा। आप इसको एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा।
तो ये है इलास्टिसिटी, लचक है। नुक्ती लचक के फार्मूले से हमने तलब की लचक निकाली। ये निकालने के बाद हमें ये चीज़ मालूम हुई कि आपकी लचक की पैमाइश क्या है, एक इकाई से ज़्यादा है। आपने हमेशा माइनस साइन को इग्नोर करना है। अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क देती हूँ, आपने उसकी लचक निकालनी है किसी भी फार्मूले से, ठीक है। एक जनरल फार्मूला लगा के मैं आपको कीमत भी बता रही हूँ और तलब भी। आपने ये काम है छोटा सा करना है, इस काम के बगैर आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, ठीक है। कीमत है आपकी 4 से बड़ी 8 होगी और तलब पहले 20 थी, कम होके कितनी होगी 17, ठीक है। आपने इस फार्मूले के तहत डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू आपने क्या करनी है, लचक निकालनी है। ये आपका छोटा सा असाइनमेंट है। आप मुझे ये सॉल्व करके बताएंगे कि जो तलब की लचक है, आया तलब की लचक इकाई के बराबर है, इकाई से ज़्यादा है या इकाई से कम, ठीक है। आपने मुझे इसका आंसर निकाल के आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये असाइनमेंट आप मुझे सॉल्व नहीं करके देंगे, सिर्फ रोल नंबर मेंशन करने से आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं की जाएगी। तो काइंडली बी सीरियस। जो भी आपको ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस कराया जाएगा, वो रेगुलर क्लासेस में वो चीज़ें दोबारा से रिपीट नहीं कराई जाएंगी। काइंडली अपनी क्लासेस को सीरियस लें। आपकी इंशाल्लाह हर लेक्चर में मैं छोटा सा असाइनमेंट हर लेक्चर के कहीं भी दरमियान में दे सकती हूँ, स्टार्ट में या एंड में, ठीक है। ताकि मुझे पता चले आप में से कितने बच्चों ने लेक्चर को ध्यान से सुना है। और वो जो बच्चा वो असाइनमेंट मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेगा, जस्ट उसी की अटेंडेंस मैं मार्क करूँगी, ठीक है। बाकी बच्चों की इस तरह से अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। ये छोटा सा असाइनमेंट है, इसको आपने करके आना है। अब जो मेरा कंसर्न टॉपिक है कि लचक की पैमाइश बज़रिया ज्योमेट्री। अब हम क्या करने जा रहे हैं, तलब की लचक की पैमाइश बज़रिया ज्योमेट्री, ओके, ठीक है। अब हमें पता है कि तलब की लचक की पैमाइश बज़रिया ज्योमेट्री हम करने जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब ये ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है, ये भी लचक की मेजरमेंट करने का फार्मूला ही है। इस तरीके में मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ जिसके ज़रिए आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि ज्योमेट्रिकल मेथड से हम जब भी डायग्राम बनाते हैं, हम इस बात से बखूबी आगाह हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, मिकदार तलब, राइट, ठीक है। और वाई एक्सिस में क्या होती है, कीमत, ठीक है। और लचक क्या होती है कि जब किसी भी चीज़ की कीमत में तब्दीली आती है तो उसकी वजह से तलब में किस तनासुब, किस शरह या किस परसेंटेज से तब्दीली आती है, यही है ना लचक। अब मैं यहाँ पे कर्व बनाती हूँ आपको, ये सिर्फ जस्ट समझाने के लिए कि ये एक ख़त है, ख़त तलब है। ये क्या है, ख़त तलब। इसको हम डी या डी और डी डैश का नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके बिल्कुल सेंटर में एक नुक्ता ले लूँ कोई भी, ये जो नुक्ते से लेकर इस पॉइंट तक आना आपकी क्या तब्दीली है, मिकदार में तब्दीली, क्या होगी, मिकदार में तब्दीली, ठीक है। और इस नुक्ते से लेकर डी पॉइंट तक जाना क्या है, कीमत में तब्दीली, क्योंकि इस एक्सिस पे आपकी क्या है, कीमत, और इस एक्सिस पे क्या है, मिकदार। अगर आप ये फासला नोट करें, ये ई नुक्ता है कोई भी, ठीक है, ई डी डैश क्या है, तलब में तब्दीली बटे कीमत में ई डी, ये क्या है, बराबर है, एक जैसी है ना। इधर से इधर फासला आप मैयर करें या फिर इधर से इधर, तो ये लचक क्या है, इकाई के बराबर, ठीक है। और इसी तरह अभी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि तलब की लचक क्या है, इकाई के बराबर। इसी तरह मैं एक नुक्ता यहाँ लेने जा रही हूँ और एक नुक्ता यहाँ। अब इस नुक्ते पे आप इसको कोई भी नाम दे दें, एम का नाम दे दें, ठीक है। एक तो आपने देखना है कि एम डी क्या है, एम डी। अब इसी तरह एम डी डैश है आपकी तलब में तब्दीली बटे
एम डी क्या है, कीमत में तब्दीली। अब जो एम से एम डी डैश तक है ये इतनी तब्दीली आपके सामने है, और ये एम से एम डी तक जो तब्दीली है वो ज़्यादा है, यानी तलब में तब्दीली कम है और कीमत में तब्दीली क्या ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे तलब की लचक क्या होगी, इकाई से कम। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि तलब की लचक क्या है, इकाई से कम। ठीक है, ऊपर हमेशा मिकदार में तब्दीली बटे क्या होती है, कीमत में तब्दीली। ठीक है, अब हमें पता है कि एम डी डैश तक तब्दीली है इतनी सी, ये आपके सामने है। अगर इसी तरह एम डी तक तब्दीली है, यानी एम डी क्या है, कीमत में तब्दीली, जो कि इतनी ज़्यादा है, जबकि तलब में तब्दीली थोड़ी है। जब कीमत में ज़्यादा तब्दीली के पेश नज़र तलब में थोड़ी तब्दीली आए तो लचक क्या होती है, इकाई से कम। और इसी तरह अगर हम एक नुक्ता यहाँ पे लें, उसको कोई भी नाम एन दे दें। अब एन डी डैश क्या है, तलब में तब्दीली, और एन डी क्या है, कीमत में तब्दीली। अब अंडरस्टूड है जो एन डी डैश है वो यहाँ से यहाँ तक तब्दीली है, ये क्या है, ज़्यादा है उसकी एन डी से। तो यहाँ पे तलब की लचक क्या होगी, इकाई से ज़्यादा। यहाँ क्या है, बराबर, यहाँ पे क्या है, कम, और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा। तो अंडरस्टूड है। यहाँ अगर बिल्कुल इस नुक्ते के ऊपर आ जाए तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि तब्दीली जो है, कीमत तब्दील हो रही है लेकिन मिकदार में तब्दीली ज़ीरो है, तो यहाँ लचक क्या है, ज़ीरो। और इसी तरह यहाँ पे आपकी क्या है, इन्फिनिटी, यहाँ पे लचक है इकाई से ज़्यादा, और यहाँ पे क्या होगी, इन्फिनिटी। ये एक ख़त के ऊपर डिफरेंट नकात हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस नुक्ते पर जो तलब की लचक है वो इकाई के बराबर है, इकाई से कम है या ज़्यादा है, यानी एक कर्व के ऊपर हमने ये आपको बताया। ठीक है, ये है तलब की लचक की पैमाइश बज़रिया फार्मूला। काइंडली इस लेक्चर को बहुत फोकस्ड होकर सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपने बात जो ज़हन में रखनी है कि हमेशा मिकदार में तब्दीली बटे के ऊपर, और नीचे क्या, जैसे एम डी डैश है ये मिकदार में तब्दीली है, एम डी क्या है, कीमत में तब्दीली। ये मैंने आपको डिस्टेंस वाइज भी ये बात आपको समझाई कि अगर मिकदार में तब्दीली कीमत में तब्दीली से ज़्यादा हो तो ये बात अंडरस्टूड है कि तलब की लचक क्या होगी, इकाई से, अगर मिकदार ज़्यादा तब्दील होगी तो ज़्यादा होगी। यहाँ पे मिकदार में तब्दीली क्या थी, ये आपके साथ एम डी डैश थोड़ी, जबकि एम डी क्या है, कीमत में तब्दीली ये ज़्यादा थी, तो तलब की लचक इकाई से कम आई थी। और दरमियान में दोनों तब्दीलियाँ बराबर थी, तो इकाई के बराबर, यहाँ पे इकाई से कम, यानी इस कर्व के अगर इस तरफ जाते जाएँ तो लचक कम होती जाएगी, और इस मिड पॉइंट से अगर आप ऊपर जाते जाएँ तो लचक इकाई से ज़्यादा होती जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, मैं उस पॉइंट्स को थोड़ा सा समराइज़ आपके लिए करती चली जाऊँ। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि तलब की लचक की पैमाइश के कितने तरीके हैं, जिसमें 2 तरीके हम बहुत डिटेल के साथ क्लास में पढ़ चुके थे। जिसमें पहला तरीका था कुल खर्च का तरीका, दूसरा फ्लेक्स का तरीका या परसेंटेज मेथड, और तीसरा तरीका था कोसी लचक की पैमाइश बज़रिया फार्मूला और ज्योमेट्रिकल मेथड। ये दोनों ही पैरेलल आते हैं, आप इन दोनों में से कोई भी एक मेथड अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जब लचक की पैमाइश हमने बज़रिया फार्मूला पढ़ी तो उसमें हमने देखा था कि 2 तरह के फार्मूलाज हमारे सामने थे, एक था नुक्ती लचक का फार्मूला और दूसरा था कोसी लचक का फार्मूला। तो ये हमारे जो लास्ट टॉपिक था आज के लेक्चर का वो है ज्योमेट्रिकल मेथड से तलब की लचक की पैमाइश। हमने इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी आमदनी लचक और डिफरेंट 1-2 कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, उसको पढ़ने के बाद मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस इसके डिस्कस कराने के बाद इंशाल्लाह मैं इस चैप्टर को वाइंड अप करूँगी। फिर अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। काइंडली लेक्चर लाजमी सुने। सिर्फ उन्हीं बच्चों की मैं अटेंडेंस मार्क करूँगी जिन्होंने मेरे लेक्चर में दी गई असाइनमेंट का सलूशन मुझे कमेंट किया। बाकी बच्चों की एब्सेंट ही मार्क होगी। आपकी अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से ये डिमांड है कि बच्चों की अटेंडेंस लाजमी ली जाए। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।